देखो अभी रिवीजन है तो डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब बताने का कुछ मतलब नहीं बनता है। ये तुमको पता नहीं है तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और नाम से ही समझ में आता है डेथ ऑफ पार्टनर मतलब भाई पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनना। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे। ठीक है, तीनों में से एक पार्टनर चला गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो देखो एक चीज समझना, पहला तो एक पॉइंट याद रखना कि रिटायरमेंट और डेथ के जो मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट है ना, एक आध कॉन्सेप्ट को छोड़ के वो सब सेम टू सेम है। वो खाली क्लोजिंग के टाइम पे जो ट्रांसफर करते हैं ना लोन वगैरह, उसमें खाली एक वर्ड में चेंज आता है, बाकी अदरवाइज रिटायरमेंट और डेथ में पूरा कॉन्सेप्ट ही सेम है। तो जिसको रिटायरमेंट अच्छे से आता है उसके लिए डेथ सीखना कोई बड़ा बात नहीं है, एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट खाली सीखना पड़ेगा यहाँ पे जो आता है इस सब में। ठीक है, और दोनों क्यों सेम है, देखो दोनों में भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, खाली फर्क क्या है मालूम है, रिटायरमेंट में वो सिर्फ फर्म छोड़ता है और डेथ में फर्म के साथ साथ दुनिया भी छोड़ देता है, बराबर ना, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जरा ध्यान से समझना। देखो अगर कोई पार्टनर मर भी गया तो उसका कोई ना कोई तो लीगल एग्जीक्यूटर रहेगा ना, अपनी सरल भाषा में उसका कोई ना कोई तो वारिस होगा ना। तो भाई वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई जो भी हमारे फैमिली मेंबर या जो भी हमारे भाई बंदा था जो पार्टनर था, उसके घर वाले आएंगे हमारे पास और बोलेंगे कि भाई देखो तुम्हारा पार्टनर तो मर गया बट हमारे जो बंदा था उसने आपके फर्म में कैपिटल लगाया, तो हमको क्या चाहिए, वो कैपिटल वापस चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, जब पार्टनर है ही नहीं तो उसका कैपिटल फर्म यूज नहीं कर सकता, तो बाकी के पार्टनर्स को वो कैपिटल वापस करना पड़ेगा, बरोबर। अच्छा एक मिनट, कैपिटल के अलावा और एक चीज क्या डिमांड करेगा उसका जो भी एग्जीक्यूटर रहेगा, वो बोलेगा देखो तुम्हारा फर्म ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा है, तो मार्केट में तुम्हारे फर्म का क्या है, गुडविल है, रेपुटेशन है, हाँ क्या ना। उस रेपुटेशन बनाने में मेहनत किसने किया था, तीनों ने, ए बी और सी। लेकिन ये तो मर चुका है ना, तो अब बेनिफिट किसको मिलेगा, ए और बी को। तो भाई सी को तो कुछ बेनिफिट मिलने नहीं वाला, वो तो फर्म छोड़ के चला गया। तो भाई जो गुडविल बनाने का मेहनत किया उसके बदले उसको कुछ तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए वो क्या डिमांड करेगा, शेयर ऑफ गुडविल, भाई गुडविल में से हिस्सा चाहिए, बराबर है। इसके अलावा क्या डिमांड करेगा कि भाई पुराना कोई रिजर्व विजर्व पड़ा है जिसको अपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट का बात निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है पुराना कोई लॉस जो अभी तक हमने बांटा नहीं है वो भी हम बांटेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो पुराना कोई भी रिजर्व है, पुराना कोई भी लॉस है, उसको हम क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स में बांट देंगे, ताकि जो पार्टनर मर चुका है उसके एग्जीक्यूटर को उसका भी शेयर मिल जाए। ठीक है, अच्छा नॉट ओनली दैट, और एक चीज रिटायरमेंट में मैंने क्या समझाया था भाई, फर्म अभी फर्म इतने साल से चल रहा है, तो आपने पास्ट में कुछ असेट्स लाइबिलिटी आपने खरीदी होंगी, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू देयर इज अ पॉसिबिलिटी चेंज हो गई हो। बिल्डिंग आज से पहले 10 साल पहले खरीदा था 10 लाख में, आज 1 करोड़ की वैल्यू है, तो 90 लाख का उस पर भी तो प्रॉफिट है ना। तो वो जो एग्जीक्यूटर है वो भी वो प्रॉफिट में से भी शेयर डिमांड करेगा। पॉइंट समझ रहे हैं, उसको हम लोग कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं बोलो, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, तो वो प्रॉफिट और लॉस हो उसमें से भी अपने को उसके एग्जीक्यूटर को शेयर देना पड़ेगा, बराबर। अब देखो ये सारी चीजें जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑलरेडी है ना तुमने रिटायरमेंट में देख ली थी, करेक्ट है। ठीक है, इसमें इवन तुम्हारा देखो मैंने ऑलरेडी तुमको रिटायरमेंट में बोला था, मेन चीज क्या होता है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट, ये गुडविल का ट्रीटमेंट आता है तो तुम आराम से कर लोगे। लेकिन इसमें एक और चीज जरा इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट इज डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी क्या होता है ये अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये शेयर ऑफ गुडविल जो हमको उसको देना है, इसके क्या ट्रीटमेंट हमने रिटायरमेंट में डिस्कस किया था, वही ट्रीटमेंट यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल है, तुमको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से जरा देख लेना, मैं सारे केस यहीं पे रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो भाई केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, गुडविल को रेस करेंगे एट फुल वैल्यू, पूरे फर्म का गुडविल रेज होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर पूरे फर्म का गुडविल रेज हो रहा है तो बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद आया। और केस 2 में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे भी गुडविल रेज होता है बट पूरे फर्म का या सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर का शेयर, यहाँ पे गुडविल को रेज करना है बट पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं करना है, जो आउटगोइंग पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल रेज करना है। ये समझा गया ये चीज। तो मुझे बताओ अगर पूरे फर्म का गुडविल 3 लाख है और तीनों इक्वल पार्टनर है, तो सी जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर कितना बनता है। तो पहला अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अगर केस 1 बोलेगा तो हम पूरा 3 लाख रेस करेंगे, बट केस 2 बोलेगा तो खाली 1 लाख, क्योंकि आउटगोइंग पार्टनर का उतना ही बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर से गुडविल रेस हुआ तो गुडविल डेबिट होगा, बट बेनिफिट सबको देंगे या आउटगोइंग को, भाई आप उसका ही शेयर रेस कर रहे हो तो बेनिफिट सब सिर्फ आप उसको दो। अच्छा यहाँ पे देखो एक पार्टनर है तो बांटने का जरूरत नहीं है, रेशो का जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे कितने पार्टनर थे भाई, ऑल पार्टनर। तो भाई इसके लिए रेशो कौन सा यूज होगा, ओल्ड पीएसआर यूज करेंगे। पहले बताओ रेशो के साथ में क्लियर है। अच्छा यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है मालूम है, राइट ऑफ के केस में ना दोनों ही केस में तुम्हारा एंट्री सेम रहने वाला है, देख लो, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
और यहाँ पे भी क्या आने वाला है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स के डेबिट में लिखने का, गुडविल के क्रेडिट में लिखने का। सिर्फ एक चीज में फर्क है, किसमें, रेशो में। अगर केस 1 है न्यू रेशो, केस 2 है तो भाई सब अपन ने रिटायरमेंट में ऑलरेडी डिस्कस किया है। केस 3 में क्या होता है, गुडविल पहले से दिया होगा, नीचे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो बेसिकली आपको गुडविल का रीवैल्यूएशन करना है, बरोबर। तो इसको करने का सिंपल एक तरीका क्या है, देखो दो पॉसिबिलिटी, या तो गुडविल बढ़ेगा या तो कम होगा। तो इफ गुडविल इज इंक्रीज तो एंट्री क्या बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बेनिफिट सब में बांटने का। किस रेशियो में भाई, यही अगर डिक्रीज हुआ, नया एंट्री याद मत करो, उसी को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा बताओ, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पीएसआर। पहले बताओ गुडविल का ट्रीटमेंट, और देखो मैंने इसीलिए बोला जिनका पढ़ाई ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं कर सकते हैं, तो आप रिटायरमेंट डेथ करके दोनों चले आना। एडमिशन को चलो आप ऑप्शन में छोड़ देते हो, दैट्स फाइन। चांस लेना है तो वैसे ले सकते हो। जिनका पढ़ाई नहीं हुआ है, जो पढ़े हैं उनके लिए मेरा एडवाइस यही है कि आप एडमिशन भी करो, रिटायरमेंट भी करो और डेथ भी करो, ठीक है। क्यों रिटायरमेंट डेथ बोल रहा हूँ, बिकॉज रिटायरमेंट पढ़ोगे तो डेथ अपने आप आ जाएगा, तो तुम्हारा कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। पहला मेरे को बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट उठता है डीपीएसपी, बोले तो डिसीज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। क्या बोला, डिसीज पार्टनर। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरे को एक चीज बताओ, देखो रिटायरमेंट में कहने से हम लोग पार्टनर को बोल सकते हैं कि भाई तुझे अगर फर्म छोड़ना है तो तू ईयर के स्टार्ट में छोड़ दे। कब छोड़ दे भाई, ईयर के, तो पिछले साल का जो भी हिसाब किताब होगा, प्रॉफिट लॉस, जो भी फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं उसमें प्रॉफिट मिलता है। एक मिनट, मैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे फर्म का प्रॉफिट होता है ना, जो अपने को फाइनल अकाउंट में मिलता है, मैं उस प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ। तो तुम क्या करोगे भाई, पिछले साल का जो प्रॉफिट है ले और ईयर के स्टार्ट में ही निकल जाए, ईयर के एंड में ही निकल जाए, तब टेंशन नहीं है। बट डेथ में तुम ऐसा पार्टनर को बोल सकते हो क्या, देख तेरे को मरने का तो ईयर के स्टार्ट में मरने का, ऐसा बीच में नहीं मरने का, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डेथ में बंदा कभी भी मर सकता है, ईयर के स्टार्ट में, ईयर के मिड में, ईयर के एंड में, उसका चॉइस है। उसका चॉइस मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, ऐसा नहीं का उड़ी मार देने का जाके। सो मुद्दे का बात ये है कि डेथ ऑफ पार्टनर में डेट ऑफ डेथ ईयर के बीच में कभी भी हो सकता है, बरोबर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारा ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है भाई, और सपोज हमारा जो पार्टनर है वो कब मरा मालूम है, से फॉर एग्जांपल 30 जून को मरा। अब जरा ध्यान से सुनो, अप्रैल 30 होता है, इट्स ओके, हाँ, अप्रैल, मई और जून। तो कहने से वो 3 महीना बिजनेस में एक्टिव था, वो फिर मरा है। अरे हाँ के ना, तो जरा ध्यान से सुनना, इन 3 महीनों में, ध्यान से सुनो इधर पे, कॉन्सेप्ट समझो, इफेक्ट्स डायरेक्ट रट्टा मारोगे, कल के दिन गड़बड़ कर दोगे, तो ध्यान से सुनो। तो भाई सिंपल सा पॉइंट है कि अगर वो 3 महीना बिजनेस में था तो उसको 3 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए। एक मिनट, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का बात, मैं ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जो अपने को फाइनल अकाउंट से मिलता है ना, मैं उसका बात कर रहा हूँ। सारे इनकम एक्सपेंस सब एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस मिलता है, दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को 3 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो डिसीज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट का मतलब समझा कि भाई जो पार्टनर मर गया, वो जितने महीने भी फर्म में था उतने महीने का हमको उसको प्रॉफिट देना है। अब देखो इस एडजस्टमेंट में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आएगा, पहला वो समझना। 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो। तो भाई सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, कि भाई पार्टनर ईयर के बीच में अगर मरता है तो आपको उतने महीने का, अगर सपोज जून में मर रहा है तो अप्रैल में जून, अपने को 3 महीने का अपने को उसको क्या देना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहां आएगी इस एडजस्टमेंट की, वो सुनो। देखो एक चीज समझो, मैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का बात कर रहा हूं कि पूरे बिजनेस का। अब दिक्कत क्या है, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट तुम निकालते कब हो, ईयर के एंड में। भाई तुम फाइनल अकाउंट कब बनाते हो, ईयर के एंड में। लेकिन ये तो बंदा भाई बीच में मर गया, आके ना, अब तुम उसको ऑप्शन दोगे, जो भी उसका एग्जीक्यूटर है, जो भी उसका वारिस है, कि भाई चलना तू ईयर के एंड में ले ले, हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करके, हो सकता है वो माने या ना माने। तो बोला नहीं नहीं, मेरे को तो अब भी कैलकुलेशन करके चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको 3 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग उसको क्या बोलेंगे, देख भाई इस साल का प्रॉफिट हम कब निकालने वाले हैं, ईयर के एंड में, और अभी तक ईयर तो एंड हुआ नहीं है। तो आप एक काम करो, आप पिछले साल के बेसिस पे, क्या बोला, हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही प्रॉफिट इस साल भी होने वाला है। तो पिछले साल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई तू 3 महीने का प्रॉफिट निकाल और लेके चला जा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल 12,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, इस साल भी कितने का प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से 3 महीने का कितना हो गया, 3,000 ना। ये भाई कैसे, ये समझा क्या, अपने को उसको 3,000 का देने का मतलब 3 महीने का देना है ना। तो भाई 12 महीने का अगर 12,000 है तो 3 महीने का कितना हो गया, मोरल ऑफ द स्टोरी, आप बेस क्या ले रहे हो, पिछले साल का प्रॉफिट।
आप बेस क्या ले रहे हो? सपोज वो मान गया तो अच्छी बात है, दूसरा ऑप्शन है कि वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता, तुमने पिछले साल कम प्रॉफिट कमाया, उससे पहले तुम ज्यादा कमाते हो। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चलो आप एक काम करो, आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे ले लो। किस बेसिस पे? एवरेज का मतलब समझते हैं ना, अपन 4-5 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, उतने नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपने को ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं वो पता चल जाएगा। तो हम लोग उसको ये भी ऑप्शन देंगे, आप एवरेज का ऑप्शन ले लो, उस हिसाब से 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के लेके चले जाओ। पॉइंट समझ रहे हैं? अच्छा, फिर भी नहीं माना तो हम उसको एक और ऑप्शन देंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का। किसका भाई? अब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई हमने देखा है कि हर साल हमारा है ना 10% से ग्रोथ हो रहा है। कितने परसेंट से? 10% से ग्रोथ का मतलब क्या है, अगर मेरा एक साल प्रॉफिट 10,000 है तो उसके अगले साल 10% बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा भाई, 10,000 का 10% मतलब 1,000, 1,000 बढ़ गया तो मतलब कितना हो गया, 11,000। किसी किसी बिजनेस में हमको लग रहा है कि भाई 20% से ग्रोथ हो रहा है, पॉइंट समझा? तो हम लोग बोलेंगे देखो हमारा एस्टिमेशन है कि इतना इतना इस साल प्रॉफिट होगा, अब एस्टिमेशन के बेसिस पे ले लो। पॉइंट समझ रहा है? तो भाई फिर से बोल रहा हूं, हम लोग सामने वाले को, जो भी उसका लीगल एग्जीक्यूटर है, हम उसको 3 ऑप्शन देंगे कि आप एक काम करो, कौन से बेसिस पे ले लो? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे ले लो, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे ले लो, या तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे। अब तुम बोलोगे सर ये हम लोग कैसा चूज करेंगे? आपको चूज नहीं करना है, सब में दिया रहेगा। सब में बोलेगा कि डिसीज पार्टनर को प्रीवियस ईयर के बेस पे प्रॉफिट दो, या एस्टिमेशन के बेस पे, या फिर एवरेज प्रॉफिट। तो तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। लेकिन देखो एक चीज समझना, सुनो 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 सुनो, अभी सपोज क्वेश्चन में तुमको बोल दिया कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो। अब देखो तुमको जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है वो तो पूरे साल का है ना, तो हम उसको पूरे साल का प्रॉफिट देंगे या वो जितना महीना फर्म में था। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, इनटू कंसर्न पीरियड अपॉन 12 करना पड़ेगा। कंसर्न पीरियड का मतलब समझा ना भाई, जितना महीना जिंदा था उतना महीना। तो बेसिकली हमारे एग्जाम्पल में 3 महीना, पॉइंट समझा ना, अप्रैल में और जून, तो 3/12। अच्छा, और एक चीज, जो आप प्रॉफिट ले रहे हो, मेरे को एक चीज बताना, वो किसी एक पार्टनर का है पूरे फर्म का है? तो हम उसको पूरे फर्म का प्रॉफिट देंगे, सिर्फ उसका शेयर, हिज और हर शेयर। तो ये हो गया तुम्हारा डीपीएसपी का बेसिकली फॉर्मूला। तुम इसको यूज करो, तुमको डीपीएसपी का अमाउंट मिल जाएगा। 1 मिनट, पॉइंट समझा क्या? फिर से बोलना, ये तीनों लेने का कि तीनों में से कोई एक लेने का? या तो प्रीवियस ईयर, या तो एवरेज, या तो एस्टिमेटेड, ये तीनों में से कोई एक लेने का सम के अकॉर्डिंगली। फिर क्या करने का, कंसर्न पीरियड अपॉन 12, फिर क्या करने का, इनटू हिज और हर शेयर, जो भी उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई करना, तो तुमको डीपीएसपी उसका शेयर पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? पहला कॉन्सेप्चुअली ये क्या होता है ये समझा? अच्छा, इस एक और पॉइंट याद रखना, मैंने तुमको रिटायरमेंट के टाइम पे ही बोला था, आप है ना जो पार्टनर फर्म छोड़ के गया है ना, उसको सब चीजें ना ऐसा अलग अलग नहीं दोगे, ये ले तेरा कैपिटल, ये ले तेरा गुडविल, ये ले तेरा रिजर्व, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज उठा के उसको कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, सारा चीज उठा के कहां डालेंगे उसके, और फाइनली उसका जो कैपिटल बन के निकलेगा फाइनल अमाउंट, वो हम उसको या तो पे कर देंगे या तो लोन में डालेंगे। वही करते थे ना, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। आप यहाँ पे भी सारा चीज किधर एडजस्ट करने वाले हो, उसके कैपिटल में, एंड फाइनली जो उसका कैपिटल बनेगा वो हम या तो पे करेंगे या तो लोन में ट्रांसफर करेंगे। पहले ये चीज क्लियर है? अब देखो डीपीएसपी का ये स्पेशल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझ लो, और उसके अलावा इसकी एक स्पेशल एंट्री भी याद रखो। अब वो स्पेशल एंट्री क्या है वो भी मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, या डिसीज पार्टनर भी बोल सकते हो, मतलब जो पार्टनर मर गया। तो सिंस तुमने आउटगोइंग का हमेशा याद रखा है तो आउटगोइंग पार्टनर ही लिखेंगे, तो आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो पार्टनर फॉर्म छोड़ के गया। ये समझा कि नहीं समझा? फिर से बोलना, क्या एंट्री होती है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका लॉजिक भी समझ लो, क्यों ये डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, वो सुनो। इधर 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 भाई, मुझे एक चीज बताओ, पहला पॉइंट, ये जो प्रॉफिट है ये हमको आउटगोइंग पार्टनर को देना है, आके ना। अगर आपको आउटगोइंग पार्टनर को कुछ भी देना है, उसको डायरेक्ट कैश नहीं देंगे, हम उसके कैपिटल के क्रेडिट में डालेंगे। क्या डालेंगे भाई? उसके कैपिटल के, क्योंकि हमको उसका कैपिटल बढ़ाना है ना, कि हाँ भाई ये भी, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए हमेशा कैपिटल को क्या करने का, क्रेडिट करने का। इसके लिए मैंने आउटगोइंग के क्रेडिट में दिखा दिया। बट पॉइंट सुनो, ये जो प्रॉफिट हमको देना है, 1 मिनट, ये बिजनेस का प्रॉफिट है ना, और बिजनेस का प्रॉफिट कब निकलता है, ईयर के एंड में पीएनएल अकाउंट से। किधर से निकलता है? बट ईयर के बीच में तो तुम पीएनएल अकाउंट बना नहीं सकते हो, तो पीएनएल अकाउंट के बदले हम टेम्पररी एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पीएनएल सस्पेंस। फिर से बोलना, पीएनएल सस्पेंस किसके बदले बनाया है? प्रॉफिट एंड लॉस। जो फाइनल अकाउंट करते थे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, लेकिन ईयर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन सकता, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, पीएनएल सस्पेंस। तो फिर से एक बार एंट्री बोलना, किसको डेबिट करना है भाई, पीएनएल सस्पेंस को, टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर?
कोई डाउट है? ठीक है, सम में कैसे यूज करना है इस एंट्री को वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले मेरे को बताओ डीपीएसपी का स्पेशल कॉन्सेप्ट समझा गया? बिकॉज यूजुअली डीपीएसपी डेथ ऑफ पार्टनर के सम में ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। अब क्या कॉपी कर रहे हैं भाई? अरे बाप रे बाप। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों ने कर लिया, बट कुछ मासूम बच्चे, ठीक है, वो फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो मेरे को कुछ नहीं, मेरे को 5 मिनट दो, मैं फटाफट एटलीस्ट एडजस्टमेंट्स वगैरह सब डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, और देखो क्वेश्चन कभी भी देख लेना क्या दिया था। राजेश, राकेश एंड महेश वर इक्वल पार्टनर्स, मतलब इनका रेशियो क्या है भाई? 1:1:1। देयर बैलेंस शीट वाज गिवन एंड ए भाई हो भी गए, बातचीत नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट में देखो कौन मरा भाई, कौन सी डेट पे मरा? तो मुझे एक चीज बताओ, अप्रैल मई जून 3 महीने का बिजनेस में एक्टिव था, ये पीरियड याद रखना, आगे चल के काम में आएगा। लास्ट में ये जरूर पढ़ना क्या पूछा है, पीएनएल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब न्यू जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है। ठीक है, तो भाई मेरा फॉर्मेट रेडी है, सिर्फ मुझे नाम बताओ क्या था। बरोबर है? ठीक है, चलो सेम जैसा रिटायरमेंट एडमिशन के स्टार्ट लेते थे वैसे ही लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे भाई, कैपिटल का ओपनिंग लिखेंगे। पुराने बैलेंस शीट में से देखो कैपिटल कितना है, 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, बरोबर है? ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमने कैश अकाउंट बनाया है। ठीक है, देखो सुन लो, अगर तुमने पूरा सम पढ़ा और तुमको सम पढ़ के ये समझा कि कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो तुम डायरेक्ट कैश को बैलेंस शीट में भी डाल सकते हो। बट तुमको अगर ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि भाई मैं क्यों ऐसा टेंशन लूं, तो आप कैश का जैसे अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाओ और देख लो, बाद में कुछ चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज कॉपी पेस्ट ही करना है। तो कैश का बैलेंस कितना है पहले वो बताओ। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखो कोई रिजर्व है क्या बांटने के लिए? नहीं था क्वेश्चन में? ओके, कोई रिजर्व नहीं है, तो अब डायरेक्टली हम किस पे आ जाएंगे भाई, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में ध्यान से देखना, फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट वैल्यू, कितना भाई? 3,40,000। फर्नीचर का पहले का वैल्यू क्या था? तो भाई ये करना बहुत आसान है, पहले आप फर्नीचर की पुरानी वैल्यू लिखो 3 लाख, उसमें ऐड करो एप्रिसिएशन, कितना एप्रिसिएशन हुआ भाई? 40,000, और वैल्यू कितना हो गया? 3,40,000। जल्दी बताओ, इट्स अ लॉस के प्रॉफिट? तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना बेटा? 40,000। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ना जरा ध्यान से। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय, तो लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू कितना है? पहले हम लिखेंगे 4 लाख, और इसका वैल्यू क्या हुआ है? डेप्रिशिएट, कितना? 10% ना, 3,60,000। अच्छा ये भी लॉस है कि प्रॉफिट है? तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना बचा? 40,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या था, प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स। बहुत आसान है, डेटर्स का वैल्यू देखो क्या है, तो पहले तो हम डेटर्स की वैल्यू लिखेंगे 3 लाख रुपीस, और इसमें से लेस करेंगे आरडीडी, कितना परसेंट? परसेंट कितना था? ओके, तो 15,000 रुपया माइनस किया है क्या सबने? 2,85,000। और आरडीडी का सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के, डन बच्चा? अरे ये गलती से 40, और इसका कितना था? 15। समझा ना डायरेक्ट आउटर वाला? ओके नेक्स्ट, उसके बाद भाई यही एडजस्टमेंट की वजह से मेन चीज अपना डिस्कशन है कि भाई रिटायरमेंट और डेथ में कुछ फर्क है, ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो फिर तो क्या ही बात थी, है ना? तो देखो, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच इज 1 लाख। तो भाई सिंपल सा पॉइंट है, अपने को क्या बोला है कि जो पार्टनर मरा है, ठीक है, राजेश ही मरा है ना, तो राजेश को अपने को क्या देने का है? उसका प्रॉफिट देने का है अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसका मतलब अपने को कैलकुलेट करना है डीपीएसपी। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुमको फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या बोला था? 3 में से एक प्रॉफिट लेने का, क्या क्या जरा देखना, प्रीवियस ईयर, एस्टिमेटेड या तो एवरेज। इस सम में क्या बोला है? लास्ट ईयर, मतलब और लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख
बच्चा सुनो ना, ये पूरे ईयर का प्रॉफिट है, हमको उसको पूरे ईयर का देने के 3 मंथ्स का, तो इंटू 3/12 करने का। एक मिनट, 3/12 क्यों किया है समझा? क्योंकि 12 के बदले हमको 3 महीने का चाहिए, तो 3/12। अच्छा, और एक चीज, ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है ना, हमको उसको सिर्फ उसका शेयर देने का है। एक मिनट, रेशो क्या था? 1:1:1, तो राजेश का शेयर 1/3। ये समझा? फिर कटवट करके क्या आंसर आता है भाई? ये 15,000 डीपीएसपी का कैसे आएगा, ये समझा? अच्छा, अब मुझे बताइए, मैंने इसकी एक स्पेशल एंट्री भी सिखाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, मतलब राजेश कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, हाँ, ये एंट्री को कैसे पोस्टिंग करना है और इसको डायरेक्ट कैसे याद रखना है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, पीएनएल सस्पेंस आपने डेबिट किया, बट आप अपना जरा सम देखो, कहीं पे भी आपने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट एक्चुअल में बनाया है क्या? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट तो बनाया ही नहीं है ना? तो इसके लिए आप क्या करो, और देखो उस पे एक ही एंट्री आने वाला है, तो अकाउंट बना के टाइम पास भी मत करो, तुम सिर्फ डायरेक्टली क्या याद रखो मालूम है? पीएनएल सस्पेंस डेबिट हो रहा है, मतलब पीएनएल सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है भाई? डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? किसी भी चीज का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो हम उसको कहां दिखाते हैं? तो पहले तो आपको इसको असेट में दिखा देना है, 15,000 रुपया। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, तरीका सुनो। आपने पीएनएल सस्पेंस को डेबिट किया, पीएनएल सस्पेंस को क्या किया, तो आप उसका पहला इफेक्ट किधर दिखा दोगे भाई? असेट साइड पे, पहले ये समझा। दूसरा 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 भाई, राजेश का कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो कैपिटल अकाउंट तो आपने बनाया है ना, तो कैपिटल के क्रेडिट में भी जाके लिखेंगे बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। किसके कॉलम में? एक मिनट, ये समझा क्या? अब देखो, जो मासूम बच्चे, सर हमको इतना कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता, तो तुम सिंपली क्या याद कर लो, पहला तो डीपीएसपी का फॉर्मूले से ही अमाउंट कैसे निकालेंगे ये आएगा क्या, तो मैं आगे बात करूं, ये कर पाओगे? ठीक है, अब सीधा इफेक्ट्स क्या याद रखो, एक इफेक्ट एसेट में दिखा दो और एक पार्टनर्स के क्रेडिट में दिखा दो, याद रहेगा? क्या बोला? कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं हमको, है ना, हमको डायरेक्ट शॉर्टकट में बताओ, हम देख लेंगे। ए भाई फिर से बोलना, दो इफेक्ट्स बताओ डीपीएसपी के, एक किधर आएगा और एक किधर आएगा? आउटगोइंग पार्टनर के क्रेडिट में। बस सिंपल हो गया अभी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, खाली तुमको पोस्टिंग करना है, फटाफट मुझे बताते जाओ पोस्टिंग क्या क्या बचा है। पहला बताओ स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना है बेटा? फिर कैश, बेटा ऑलरेडी आपने कैश अकाउंट में डाल के रखा है फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? लाइबिलिटी में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? फिर क्या है? फिर 1 लाख, फिर खत्म ना? चलो अब इधर सुनो, मुझे बताओ इसमें कौन सा साइड ज्यादा है रिवैल्यूएशन में? 55, यहाँ पे भी 55, बचा कितना? और ये इस साइड क्यों है? बिकॉज इज द लोअर साइड, इट्स अ प्रॉफिट के लॉस। ये लॉस हम किस में बांटेंगे? तीनों पार्टनर्स में बटेगा, ये याद रखना, राजेश, राकेश और महेश। कितना कितना बचा? 5,000, 5,000 और इक्वल था ना इनका ओल्ड रेशो। जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता है वो आपको ओल्ड रेशो में बांटना हो रहेगा, ठीक है। अब इसको आप पार्टनर्स के डेबिट में ट्रांसफर कर दो टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना बचा? 5,000, 5,000 और 5,000। पॉइंट समझा? अच्छा अब सिर्फ इतना बताओ, तीनों में से कौन सा पार्टनर मरा है? तो पहले हम उसको ठिकाने लगाएंगे। तो बताओ इसके क्रेडिट में कितना है? 5 लाख, 5,15,000 -5 करो, कितना बचेगा? 5। अब देखो यहीं पे एक पॉइंट, सिर्फ इसकी वजह से मैं आगे का क्लोजिंग करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं करवाता भी नहीं था। ये जो 5,10,000 बचा है, कहना ही से ये राजेश का फाइनल कैपिटल है। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, या तो आपको उसके एग्जीक्यूटर को पैसा देना पड़ेगा, और अगर पैसा नहीं है तो लोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे बताओ, अपने क्वेश्चन में पैसा देने के बारे में या लोन में ट्रांसफर करने के बारे में कुछ भी बोला है क्या? अब सुनो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा चेक करने का कि डू वी हैव इनफ कैश। तो देखो अपने को पे कितना करना है? 5,15,000, बट आपके पास कैश तो सिर्फ 1 लाख है ना, तो आप पे
अच्छा कुछ बच्चे जज्बाती हो जाते, चलो ना सर एक काम करते 1 लाख पे कर देते और बाकी का लोन में, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास इनफ कैश है, जितना मतलब उसका कैपिटल उससे ज्यादा कैश है तो ही आप पे करोगे, अदरवाइज आप पे नहीं करोगे। तो बेसिकली कुछ नहीं बोला तो हम लोग लोन में फिलहाल ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा राजेश तो मर चुका है ना, तो आप राजेश लोन नहीं लिख सकते हो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। समझा क्या, खाली इतना ही फर्क है। अगर ये रिटायरमेंट वाला सम होता तो हम राजेश लोन लिखते, और ये डेथ वाला सम है तो राजेश एग्जीक्यूटर्स। अब बताओ ये जो लोन है ये फॉर्म के सर पे क्या आ गया, एसेट की लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना था, 5,10,000। बोलो ये समझा क्या, ये क्लियर है। बाकी के दोनों पार्टनर जो जिंदा है भाई वो तो कहीं नहीं जा रहे ना, वो तो जिंदा है अभी भी, है ना, तो उनको भी क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिट में कितना, यहां पे भी 2 लाख, 2 लाख में से 5 गया बचा। चलो इसका बताओ बचा कितना, जल्दी बताओ। ये दोनों पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो इनका कैपिटल मतलब इनका कैपिटल कैपिटल अकाउंट में रहेगा, खाली उसको बाल सीडी लिख देना, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। और जो क्लोजिंग कैपिटल होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, कौन बचा कौन है वैसे, राकेश और कितना कितना 195, टोटल कितना हो गया बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट सुनो भाई, इसमें गुड्डू का तो जरूरत ही नहीं थी बिकॉज गुड्डू का कोई एडजस्टमेंट नहीं था। देन बचा कैश। देखो मैं कैश के बारे में क्या बोल रहा था, सुनो। कैश का तुमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, अब किसी भी एडजस्टमेंट में जब तुमने सारे एडजस्टमेंट किए ना तो कहीं पे कैश आया और ना तो अपनी जेब से कैश गया, तो कहने से इसका क्लोजिंग बैलेंस भी सेम 1 लाख ही बचने वाला है। तो यही मैं बोल रहा था, अगर तुमने सम पहले से पढ़ा है और तुमको दिख रहा है कि भाई कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी असेट साइड पे 1 लाख लिख देते थे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट पॉइंट समझा ना, अगर तुमको इतना टेंशन तो तुम बना लो, लास्ट में सेम ही वैल्यू बचेगा तो दिखा देना वहां पे। इज इट क्लियर। एंड फाइनली तुम्हारा बल्लू टल्लू हो जाएगा। कितने पे टल्लू, 12 लाख। कोई डाउट किसी को भाई, कितने लोग का पूरा सम राइट था, जल्दी से हाथ पर, खुद से किया पूरा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पहला एग्जैक्टली देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से देख लेते हैं। राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो ये इनका ओल्ड पीएसआर है, ठीक है। उनका एक बैलेंस शीट दिया है और नीचे देखो भाई बंदा मरा कब है, 1 अक्टूबर को। और कौन मरा है भाई, रमेश, ठीक है। एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले एक चीज सुनो भाई। ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 को मर गया, मतलब वो अक्टूबर में नहीं था। ये समझ में आ रहा है ना, वो सितंबर पूरा महीना था बट अक्टूबर के पूरे महीने में था क्या, नहीं। अक्टूबर को काउंट मत करना, सिर्फ सितंबर को ही काउंट करना। पहले ये पॉइंट समझा। तो मुझे फिर से बताओ यहाँ पे कंसर्न पीरियड कितना लोगे तुम लोग। अब सीधा नीचे जाइए और देखिए क्या पूछा एग्जैक्टली। प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट। एक मिनट, ये इधर सुनो रे। यहाँ पे यूजुअली तुमको क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब पूछते हैं, बट यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया भाई नहीं चाहिए सब। सिर्फ क्या चाहिए, जो पार्टनर मरा है सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। और वो भी क्यों बनाने को बोल रहा है, तो हमको पता चले कि भाई हमको उसके एग्जीक्यूटर को कितना देना। ऑब्वियसली उसका अकाउंट बना के यही तो तुमको पता चलेगा ना कि हाउ मच मनी इज पेबल टू इज एग्जीक्यूटर। लेकिन एक मिनट, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर का तुमको कैपिटल बनाना है, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा चीज पूछेगा कि वर्किंग ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। तो देखो अब कैसे है मालूम है तुमको, प्रॉफिट और गुडविल का वर्किंग क्वेश्चन में पूछा है, तो इसको तुम रफ में ऐसा लिख के नहीं आ सकते, इसको तुमको फेयर में लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसका अलग से तुमको मार्क्स मिलेगा। इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 8 मार्क्स सिर्फ इतने से अकाउंट का तुमको नहीं देगा। तो तुमको गुडविल का वर्किंग, ऑब्वियसली तुम जो खाली रफ में करते तो उसको अच्छे से करो, और जो तुम्हारा डीपीएस की तुम रफ में कर रहे थे उसको अच्छे से करो, दैट्स ऑल, तुमको 8 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। और ऐसे टाइप का भी सम देखो कैसे करना है, स्टेप्स ध्यान से देखना। देखो पॉइंट नंबर 1, पहले हम याद होगा तो सब कैपिटल का ओपनिंग लिखते थे, बट यहाँ पे सारे पार्टनर्स में इंटरेस्ट लेना ही नहीं है, तो तुम यहाँ जाओ और ऊपर जाके सिर्फ रमेश का कैपिटल कितना था वो देख लो,
2,40,000। एंड टेल मी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बच्चा? 2,40,000। पहले ये समझा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट सुनो। अब ढूंढो, देखो तुम लोग बैलेंस शीट वगैरह नहीं बना रहे हो तो तुमको बाकी सब बैलेंस शीट के आइटम से टेंशन लेना नहीं है। तुमको सिर्फ क्या देखना है कि भाई ढूंढो कोई रिजर्व है क्या जो बांटने वाले हो तुम पार्टनर में। मिला रिजर्व? देखो यूजुअली क्या होता है, आप रिजर्व सारे पार्टनर्स में बांटते हो, बट यहाँ पे आपको सारे पार्टनर्स में इंटरेस्ट लेना है या सिर्फ रमेश में? हमने सिर्फ रमेश का कैपिटल बनाया, तो ये रिजर्व में से कहना ही से रमेश को हिस्सा मिलना चाहिए। अब बताओ रिजर्व तुम पार्टनर के किधर लिखोगे, डेबिट में या क्रेडिट में? भाई क्रेडिट में डालते थे ना, तो भाई जनरल रिजर्व पूरा लिखना, इसे शॉर्ट में मत लिखना। जनरल रिजर्व, मुझे एक चीज बताओ, पूरे फर्म का है 96, उसमें से इसका शेयर कितना बनता है रमेश का? 1/, तो 1/6 करके बताओ कितना है। भाई एक मिनट, ये 16,000 कैसे आए सबको समझा? फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन में आप तीनों पार्टनर्स में बांटते थे, बट इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ रमेश का शेयर ऑफ रिजर्व निकाल के लिख देना है। कर लोगे इतना? ठीक है। उसके बाद बाकी बैलेंस शीट के किसी आइटम का टेंशन मत लो, डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बता दूं तुमको, इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन पूछा था क्या? फिर भी मैंने बनाया है एज अ वर्किंग नोट। उसका रीजन मैं समझा दूं। देखो रीवैल्यूएशन एंड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं सब आइटम एडजस्ट करने के बाद, हाँ के ना? उस प्रॉफिट लॉस में से भी तो तुम पार्टनर को उसका शेयर दोगे ना। समझ में आ रहा है? तो रीवैल्यूएशन नहीं भी पूछा तो भी तुमको वर्किंग में करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट में देखते हैं रीवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या दिया है। पहला बोलता है आरडीडी वाज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन। अब ऊपर जाओ, ऊपर देखो पहले से एक आरडीडी दिया है, बट इसको 2 मिनट के लिए साइड में कर दो। ठीक है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। भाई हमारे हिसाब से ओरिजिनल डेटर है कितना? अगर वो पुराना आरडीडी को तुम हटा दोगे तो तुम्हारा डेटर एक्चुअल में है कितना भाई? 1,00,000। तो 1,00,000 का 5% अगर मैं पकड़ू तो कितना होता है? तो भाई एज पर दी एडजस्टमेंट आरडीडी 5,000 होना चाहिए, बट पुराने बैलेंस शीट में आरडीडी कितना है? इट मींस आरडीडी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, पुराने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली आरडीडी 10 था और नए एडजस्टमेंट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको आरडीडी सिर्फ 5,000 ही चाहिए। तो बेसिकली 5,000 कम हो रहा है ना आरडीडी। और मैंने क्या बताया था, आरडीडी बढ़ेगा तो लॉस, बट आरडीडी कम होगा तो, और प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे बाय आरडीडी। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था बिकॉज इसमें एक दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहले आरडीडी का पॉइंट समझा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ध्यान से देखना, दिया है प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 84,10,000। तो बेसिकली ये जो 80 दिया है ना वो प्लांट एंड मशीनरी का फिगर है, और जो 4,10,000 दिया है वो किसका फिगर है भाई? इन्वेस्टमेंट का। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी का पुराना फिगर देखो क्या है। तो मुझे बताओ पहले 85 था, अब कितना हो गया? मतलब वैल्यू बढ़ गया कम हो गया? कम हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्या होएगा? डेबिट साइड पे आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने का लॉस हुआ बेटा? भाई ये वाला समझा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? अभी इन्वेस्टमेंट 4,10,000 है, मतलब 60,000 से, और एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो इट्स आ, तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से बढ़ा भाई? 60,000 से। भाई ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद दिया है ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ ₹6,000 वाज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी एंड शुड बी प्रॉपर्ली एडजस्टेड। इसका बोलने का मकसद क्या है कि भाई जो भी तुम्हारा क्रेडिटर्स है, इधर सुनो, उसमें से 6,000 रुपया तुमको अब देने का जरूरत। तो मेरे को बताओ लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और लायबिलिटी कम हुआ तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कितने भाई? 6,000 का अमाउंट माफ हो रहा है तो उतना ही प्रॉफिट है। ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। देखो अब ये एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये डीपीएसपी के बारे में है, डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा है ये। प्रॉफिट फॉर द 17-18 वाज एस्टिमेटेड, मतलब इस साल का तुमको डायरेक्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे दिया, कितना भाई? 1,20,000। एंड रमेश शेयर इन इट इज टू बी अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। मतलब बेसिकली अपने को एस्टिमेशन दे दिया है और उसमें से अपने को रमेश का शेयर निकाल के देना है। तो भाई यहाँ पे आपको वर्किंग नोट थोड़ा अच्छे से करके दिखाना पड़ेगा।
कि भाई रमेश शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। क्या लिखने का, रमेश शेयर इन, या तुम डीपीएसपी जो मैं बोल रहा हूं, मैंने डीपीएसपी के बदले मैंने नाम लिख दिया भाई रमेश शेयर इन प्रॉफिट। भाई मैंने क्या फॉर्मूला बोला था, 3 ऑप्शन दिया था, प्रीवियस ईयर, एवरेज या तो एस्टिमेटेड। इस सब में एस्टिमेटेड बोला है। कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट, 1,20,000 है। इनटू क्या करने का, कंसर्न पीरियड। कंसर्न पीरियड कितना है भाई, 6 महीना कैसा है वो ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ठीक है। और एक चीज, उसका शेयर क्या है, 1/6, 3:1 है ना, तो उसका शेयर 1 बनता है, 1/6। कटपुट करके क्या आंसर आता है भाई, 6 कैंसिल, 12 कैंसिल तो हो जाएगा ना, ये समझाना कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा एक मिनट भाई, अब अगेन पहला बताओ ये चीज समझा, डीपीएसपी कैसे, अमाउंट कैसे निकाला, ठीक है। अब मेरे को बताओ मैंने इसका स्पेशल एंट्री क्या बताया था, पीएनएल आउटगोइंग मतलब कौन भाई, रमेश कैपिटल अकाउंट, बरोबर है। या फिर देखो मैंने दूसरा भी तरीका बताया, तुम नहीं याद रखना चाहते डायरेक्ट इफेक्ट याद कर लो। पहला इफेक्ट असेट में और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स के। बट एक मिनट, यहाँ पे तो तुमने बैलेंस शीट बनाया ही नहीं है, तो पहला इफेक्ट तुमको दिखाने की जरूरत है ही नहीं, तुमको सिर्फ पार्टनर को क्रेडिट करना है। तुमने सिर्फ रमेश को बनाया तो रमेश के क्रेडिट में जाके लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना आया बच्चा, मेरे को बताओ डीपीएसपी का फिगर कैसे निकाल के लिखना है, ये समझ में आया सबको, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अब देखो इसमें तुम्हारा गुडविल का वैल्यूएशन भी रिवाइज हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। 5th वाले में क्या बोलता है क्वेश्चन देखो, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 2 times the average profit of last 5। बेसिकली यहाँ पे गुडविल का वैल्यू दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा, और आपको नीचे पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी वर्किंग नोट में करना पड़ेगा। पहले हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ध्यान से सुनना। देखो अगर आपको गुडविल निकालना है तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। भाई ये क्लियर है। अब टोटल ऑफ प्रॉफिट मतलब ये सारे अमाउंट का तुमको टोटल करना पड़ेगा, पूरे 5 साल का प्रॉफिट है ना, उसको ऐड कर लो। जरा ऐड करके बताओ कितना होता है। ये भाई कुछ लोगों ने डायरेक्ट पट से बोल तो दिया, बट बाकी लोग भाई ये कैसे आएगा वो समझा ना। 5 साल का जो भी तुमको प्रॉफिट दिया है ना हर साल का, मैं चाहिए तो अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ। पहले साल में कितना है भाई, 1 लाख, बता दो 1,80,000। दूसरे साल में कितना है, तीसरे साल में 2,50,000, चौथे साल में, और उसके बाद ये सुनो ना, एक पॉइंट सुनो। भाई जानबूझ के कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना, इस क्वेश्चन में 5 साल में ना प्रॉफिट दिया है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, 4 साल प्रॉफिट देगा, 1 साल में लॉस दे देगा, तो माइनस कर देने का, मतलब वो 4 साल का प्रॉफिट ऐड करने का, लॉस को माइनस करने का। इज इट क्लियर। अच्छा अब सुनो ना, डिवाइड बाई, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या है, जितने साल का तुमने प्रॉफिट लॉस लिया है उतने से डिवाइड कर दो। कितने साल है, 5 साल है ना। अरे भाई 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 करो। पहले बताओ टोटल करके कितना आता है, 9 लाख डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 लाख। ये भाई पहला बताओ हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ये समझा क्या। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, गुडविल अपने को कैलकुलेट करने पड़ेगा, और गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुनो इधर इधर सुनो, किसी किसी क्वेश्चन में तुमको एकदम क्लियरली नंबर ऑफ ईयर परचेज मेंशन कर देगा, तो अगर मेंशन कर दिया है वो ले लेना। किसी किसी सम में कुछ मेंशन नहीं करेगा, तो कुछ मेंशन नहीं करेगा तो नंबर ऑफ ईयर परचेज को 1 लेने का। क्या लेने का, 1, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या लेने का, 1। यहां पे देखो वर्ड भले यूज नहीं किया है, बट यहां पे तुमको ये जो 2 टाइम्स बोल रहा है ना, यही तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है। देखो 2 टाइम्स का बेसिकली मतलब क्या, देखो अंग्रेजी समझना,
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो भी तुम्हारा एवरेज आएगा उसका 2 टाइम्स तुम्हारा गुडविल है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, 2 टाइम्स, मतलब समझा क्या नहीं समझा। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000 ना, 80 है 1,60,000 है, सही है ना। इनटू कितना करेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 3,60,000। ये भाई पहले मुझे बताओ हाउ टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, ये समझा क्या। फिर से बोलना, ये जो तुमने गुडविल निकाला है किसी एक पार्टनर का है पूरे फर्म का है, इसलिए पूरे फर्म का है, बट इस क्वेश्चन में आपको पूरे फर्म का गुडविल नहीं देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर सुनो। मैं अपना 2 केस था, एक केस था जहां पे हम पूरे फर्म का गुडविल रेस करते, और एक केस क्या था जहां पे सिर्फ आउटगोइंग का। यहाँ पे मेरे को बताओ तुम सारे पार्टनर्स का कैपिटल बना रहे हो क्या आउटगोइंग पार्टनर। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा केस 2 ही रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, केस 2। तुमको सिर्फ आउटगोइंग का ही शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, तो अब उसके लिए पहले तो तुमको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पार्टनर्स का नाम क्या था वैसे, रमेश शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू पूरे फर्म का कितना है 3,00,000, और उसका शेयर सिर्फ लेना 1/6 कितना आता है, तो उसका शेयर 1/6 था ना। तो बेसिकली भाई रमेश को अपने को 60,000 का गुडविल देना है। इज इट क्लियर। और मेरे को बताओ, सिर्फ हम लोग रमेश को 60,000 का गुडविल देने वाले, तो रेस करने का एंट्री क्या बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर के रमेश कैपिटल, रमेश कैपिटल। तो बेसिकली मेरे को बताओ, आर वी प्रिपेयरिंग गुडविल अकाउंट एंड ऑल। इस सब में हम गुडविल बैलेंस शीट कुछ बना ही नहीं रहे, हमको सिर्फ रमेश पे ध्यान देना है। तो रमेश को हमको डेबिट करना है क्रेडिट करना है, तो रमेश के क्रेडिट में जाके हम क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, और कितना देना है हमको उसको 60,000। भाई ये गुडविल समझा क्या, कोई डाउट है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अब है ना, कुछ चीजें डायरेक्टली तुम समझो, इसको शॉर्टकट में बताता हूँ, फटाफट डायरेक्टली याद रखना इसको। पहला क्या बोलता है भाई, हमको उसको पर मंथ 5,000 रुपए का सैलरी देना है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझना, तो मैंने क्या बोला था, पार्टनर को अगर आपको कोई भी चीज देना है, आप उसको कैश में नहीं दोगे, आप उसको उसके कैपिटल में एडजस्ट करोगे। कहाँ एडजस्ट करोगे, उसके कैपिटल, मतलब जो भी हमको उसको सैलरी देना है वो भी हम उसके कैपिटल में डाल देंगे, समझा क्या। और मेरे को बताओ, तुम उसका कैपिटल कम करोगे या बढ़ाओगे। भाई आप फर्म को उसको देना है तो उसका कैपिटल के लिए तो बेनिफिट है ना, उसके लिए तो बेनिफिट है, तो उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए। तो तुम शॉर्टकट में याद रखना, मालूम है, अगर हमको पार्टनर को कुछ भी देना है तो हम उसके क्रेडिट में लिखेंगे, पार्टनर के किधर लिखेंगे, और अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट में। याद रहेगा, मतलब कोई भी चीज तुमको बढ़ाना है उसको देना है तो क्रेडिट में, और उससे लेना है तो डेबिट में, याद रहेगा। तो फिलहाल हमको सैलरी देना है उसको, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे जाके बाय सैलरी। मैंने 30,000 क्यों लिखा वो समझा क्या भाई, 5,000, 5,000 पर वहां पे पर मंथ दिया है, और वो कितने महीने था इस साल, 6 महीना। तो 5 into 6 करोगे तो 30 था, ये समझा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज पेबल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर चार्ज। अब एक चीज सुनो पहले तो, और नीचे देखो उसका ड्राइंग्स भी दिया, पहले एक काम करते हैं ड्राइंग्स लिख लेते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ड्राइंग के टाइम पे पार्टनर ने पैसा फर्म से विड्रॉ किया है ना, अरे हाँ के ना, तो मुझे बताओ पार्टनर इज गिवर के रिसीवर, तो पार्टनर के डेबिट में, सॉरी कैपिटल में कहाँ गया भाई, पार्टनर के डेबिट में जाके हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। अच्छा कितना महीना पर मंथ है देखो, 5,000, तो यहाँ पे भी 5,000 इंटू क्या लेंगे, तो कितना हो गया। पहले मेरे को बताओ ड्राइंग्स 30,000 कैसे आई, समझा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुन लो। अभी देखो शॉर्टकट में अगर समझना है ना, तो तुम सिंपली क्या याद रखो कि भाई ड्राइंग्स डेबिट में आता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल के डेबिट में डालने का। फिर से बोल रहा, ड्राइंग्स को हम कैपिटल में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किधर आएगा, डेबिट में। कैपिटल आप कहाँ लिखते हो उसका, जो भी पार्टनर का स्टार्टिंग का कैपिटल था आपने क्रेडिट में डाला था ना, तो उसका इंटरेस्ट भी आप किधर डालोगे, क्रेडिट में। तो बस यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस बार मैंने डायरेक्टली बोल दिया, तुम्हारा डिमांड था ना, हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे बताओ उसका कैपिटल कितना था, 2,00,000, इंटू कितना परसेंट, 5% बोला है ना। बट बच्चा ये याद रखना, जो परसेंट होता है वो पूरे साल का होता है, हम उससे पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे या 6 महीने का, कटपुट करके बताओ कितना होता है भाई। ये 6,000 कैसे आएगा, समझा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर लिखने का भाई, तो सुनो,
ड्रॉइंग्स अच्छा डायरेक्ट अमाउंट दिया है ना मेरे ख्याल से, कितना दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखो, डायरेक्ट फिगर दिया तो टेंशन ही नहीं है कैलकुलेशन का। भाई ये समझा, कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा सुनो ना, एक सिंपली है ना, कैपिटल में क्या क्रेडिट क्या डेबिट करना है ना, उसका एक सिंपल तरीका भी बताता हूँ। देखो पहले ना डेबिट में ना कैपिटल के बहुत लिमिटेड चीजें आती है। क्या क्या आता है वो सुनो, एक ड्रॉइंग्स आएगा, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, और अगर कोई लॉस हुआ तो आएगा, बाकी कुछ भी डेबिट में नहीं आएगा। बाकी सारा चीज किधर आएगा, बस ऐसा याद कर लो। ठीक है, कि उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका गुडविल, उसका पीएनएल सस्पेंस है ना, या फिर जनरल रिजर्व, या फिर उसका सैलरी, उसका इंटरेस्ट, सब कुछ क्रेडिट में आएगा। डेबिट में सिर्फ तीन चीज याद रखो, क्या क्या बोलना मुझे एक बार, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर कोई लॉस तुमको उसके सर पे डालना है तो वो तुम उसके कैपिटल के डेबिट में, बस ये तीन चीज दिमाग में रखो, बाकी सब क्रेडिट में डालना है। इज इट क्लियर? अच्छा एक मिनट, जज्बाती होके कहानी यहाँ पे खत्म मत करना, सुनो आगे। रीवैल्यूएशन को एक बार क्लोज करो, टेल मी विच साइड ग्रेटर, 70, यहाँ पे भी आएगा 71, बचेगा कितना 66, है ना। और ये जो भी अमाउंट है ये हम तीनों पार्टनर्स में बांटते हैं। क्या नाम क्या था वैसे, राहुल, और रेशो क्या था, 33, 22 और 11। बट अपने को सिर्फ लास्ट जो रमेश जो मारा है उसमें उसको ध्यान में लेना है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, रमेश का जो भी प्रॉफिट है वो रमेश के कैपिटल में किधर जाएगा, सो बाय यहाँ पे लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आया था। विद दिस कहना इसे पार्टनर को जो जो देना था, जो जो उससे एडजस्ट करना था वो कर लिया। एंड फाइनली आप क्या करो, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस पता करो जल्दी से। डेबिट टोटल मैं बताता हूँ 32, क्रेडिट आप बताओ, हो गया वो आया ना 373, 373 में से 32 माइनस कर दो, बचा ये तो 341 आया, ये रमेश का फाइनल कैपिटल है। अब ये जो भी फाइनल कैपिटल आया, इस सम में बोला नहीं है पेमेंट, बोला है पेएबल टू इज एग्जीक्यूटर, तो आपने वो इसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। पॉइंट समझा, खत्म। इसका कोई सेकंड इफेक्ट का भी तुमको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड ऑल। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है डेथ ऑफ पार्टनर से, क्योंकि मेजोरिटी बार तुम देखोगे ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ। ये कौन सा बाय द वे पेपर था, सितंबर 2021 ना, सितंबर 2021। ओके नाउ लिसन भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो कितने पार्टनर थे। सचिन, दीपक एंड गोपाल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये ओल्ड पीएसआर दिया था, उनका बैलेंस शीट दिया था, और हमको क्या पता चला भाई 30 जून को गोपाल भाई साहब चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताना, ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो अप्रैल में और जून 3 महीना वो बिजनेस में था। एंड लास्ट में देखोगे तो प्रिपेयर क्या बोला है, पीएनएल एडजस्टमेंट पूछा है, गोपाल्स कैपिटल पूछा है, और बेसिकली तुम्हारा गुडविल का वर्किंग नोट, और साथ ही साथ जो डीपीएसपी डिसीज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट का वर्किंग नोट वो अपने को करना है। बेसिकली वही सारी चीजें करना है, खाली यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट भी फेयर में, और जो सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में तुम लोग भी सॉल्व करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या समझाया था, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, गोपाल का कैपिटल का ओपनिंग लिखेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो जरा जाके, और गोपाल का कैपिटल कितना है बेटा, 5000। पहले ये पॉइंट समझा। और मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट के बाकी आइटम का फिलहाल टेंशन मत लो, रिजर्व ढूंढो, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो उसको देखो, और उसको उसमें से गोपाल को शेयर दे दो। है क्या कोई रिजर्व नहीं है तो डायरेक्टली नीचे आ जाओ पहले एडजस्टमेंट्स पे। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, गोपाल शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, सॉरी 2 ईयर्स परचेज। तो ये जो 2 ईयर्स परचेज दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और एवरेज कितने साल का लेना है, 5 साल का, और 5 साल का प्रॉफिट देखो तुमको नीचे थर्ड वाले इंफॉर्मेशन में दिया है, मिला क्या? ठीक है, तो बच्चा गुडविल का वैल्यू दिया नहीं है, अपने को निकालना पड़ेगा, और वो भी इसका वर्किंग तुमको अच्छे से करके दिखाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट नंबर 1 हम बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट नंबर 1, ये गुडविल के लिए वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट,
एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला वापस से लिख नहीं रहा हूं, तुमको पता होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये जितने भी प्रॉफिट है 3000, 5500, 3500, 6000 और 12000, इन सबको ऐड कर लो। कितना हुआ ऐड करके, बोलो यार, 30,000। और कितने साल का प्रॉफिट है ये, 5 साल, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना होता है ये। पहले बताओ ये 6000 कैसे है, समझा। एक मिनट, ये 6000 एवरेज प्रॉफिट है। अब अपने को क्या चाहिए, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज कितना आया, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 2 था, बराबर ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा अब मुझे एक बताओ, ये जो तुमने गुडविल निकाला है ये गोपाल का या पूरे फर्म का है, बट इस सम में हमको सिर्फ गोपाल का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप निकलेगा गोपाल्स शेयर ऑफ गुडविल। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे फर्म का गुडविल ले लो, इनटू रेशो क्या था, रेशो 3:2:1 था ना, तो उसमें से उसका शेयर बनता है 1/6। क्या आंसर आया था, पहले बताओ कितने लोगों को गोपाल का शेयर ऑफ गुडविल 2000 मिला था। कम ऑन, कैलकुलेशन तक तो तुमको पहुंचना ही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, बस हमको सिंपल सा पॉइंट है भाई, इस गुडविल का बेनिफिट पार्टनर को देना है, बराबर है, सारे पार्टनर्स को देना है सिर्फ गोपाल को। तो एंट्री क्या बनेगा अपना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। फिलहाल हम लोग बाकी का सम तो कर नहीं रहे, सिर्फ गोपाल पे ध्यान दो। तो गोपाल का कैपिटल अपने को क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट। तो गोपाल के क्रेडिट में जाके हम क्या लिख देंगे, बाय गुडविल। कितना देना है उसको गुडविल का, और मैंने पहले ही बोला था जो जो चीज आपको पार्टनर को देना है वो सब क्रेडिट में दिखा दो। तो हमको गुडविल देना है, हमने क्या पार्टनर के क्रेडिट में दिखा दिया। पहले गुडविल का एंट्री विद अमाउंट समझ में आया, गलत हुआ था, नहीं भी आया था, बट अभी क्लियर है कैसे निकाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है, सेकंड वाला, गोपाल शेयर अप टू हिज डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। तो भाई इससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, गोपाल्स शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपली मेरे को बताओ, इस मैंने क्या 3 ऑप्शन दिए थे, क्या क्या लेने का, प्रीवियस ईयर, एवरेज या तो एस्टिमेटेड। इस क्वेश्चन में क्या लेने को बोला है भाई, सिंपल बोला है कि एवरेज लो, लेकिन एवरेज 5 साल का नहीं बोला है। इस चीज का ध्यान रखना, लास्ट 2 इयर्स मतलब जो लास्ट के 2 साल के प्रॉफिट है ना, मतलब ये 12,000 और ये 6,000, ये पॉइंट समझा क्या, लास्ट 2 इयर्स मतलब लास्ट के 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 इयर्स कितना कितना था बच्चा, बोलो 6 और 12 था ना, 12 + 6 डिवाइड बाई क्या करेंगे 2, तो बेसिकली 18,000 डिवाइड बाई 2 कितना होता है। पहले मुझे बताओ एवरेज कैसे निकाला, ये समझा क्या, ठीक है। तो भाई 9,000 रुपया लास्ट 2 साल का एवरेज आ गया, इनटू कंसर्न पीरियड कितना था भाई, 3 कैसे हुआ समझा ना, 30 जून को मरा, तो अप्रैल में और जून, तो इंटू 3/12, इंटू क्या लेने को बोला था, उसका शेयर, तो उसका शेयर है 1/6। क्लियर है, कितना आ रहा है, 375। कितने लोगों को 375 आया था, कैलकुलेशन नहीं आया भाई, सिंपल सा पॉइंट है, इधर देखो, पहला ये 3 और देखो पहले सिंप्लीफाई कर लो, जो जो चीज तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इसको 2 कर लो। ये समझा मैंने क्या किया, ठीक है। फिर आप क्या करो, ये 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4,500। अब 12 के टेबल से करते जा, तेरे को आ जाएगा ना, समझा। हाँ हाँ, तुमको अगर उतना नहीं भाई, इतना बड़ा बड़ा टेबल नहीं आता तो छोटे छोटे से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 के टेबल में भी आता है भाई दा वो, ठीक है। 375 फाइनल आंसर आ जाएगा, वो जैसा भी तुमको कटकुट करना है कर लो। अच्छा एक मिनट भाई, डीपीएसपी का मैंने स्पेशल एंट्री बताया था, पीएनएल सस्पेंस टू आउटगोइंग, मतलब कौन है यहाँ पे, गोब्स कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल अगेन भाई इसके 2 इफेक्ट्स भी मैंने डायरेक्ट भी बोले थे, एक असेट में और एक पार्टनर के क्रेडिट में, बट इस सब में ऐसे बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे हो, तो उसको तो छोड़ दो, सिर्फ पार्टनर को क्या कर दो, क्रेडिट। तो पार्टनर के क्रेडिट में जाके वी विल राइट बाय पीएनएल
सस्पेंस अकाउंट કેટલું बेटा 375। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। क्या बोला है जरा ध्यान से देखना। ऑल डेटर्स वर, सुनो ना, अगर तुम्हारे सारे डेटर्स अच्छे हैं तो तुमको उन पे डाउट करने की कोई जरूरत। तो ऊपर जो आरडीडी दिया है ना, तुमको बेसिकली इसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। अब मुझे एक चीज बताओ, बेसिकली ये जो आरडीडी है, जरा सोच समझ के, ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। बेसिकली जो आरडीडी होता है ना, वो क्या होता है? फ्यूचर। अब तुम उसको कैंसिल कर, मतलब फ्यूचर में तुमको डाउट है कि इतना पैसा डूब सकता है, अब तुम उसको कैंसिल कर रहे हो। अगर कोई लॉस कैंसिल होता है तो इट्स अ, तो बेसिकली ये रीवैल, और ये सब रीवैल्यूएशन वाले आइटम है। असेट लाइबिलिटी का कुछ भी होगा तो बाय आर डी डी कितना बचा? तुम सिंपली याद रखना। अगर देखो, दो दो चीजें बता रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट का इफेक्ट सेम ही होता है। फिर से सुन लो। एक ऑप्शन ये है, तुमको बोलेगा भाई तुम्हारे डेटास अच्छे हैं, ऑल डेटास वर गुड। दूसरा क्या बोलेगा मालूम है? आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर। क्या बोलेगा? आरडीडी इज, दोनों का मतलब वही है कि भाई अपने को आरडीडी का जरूरत नहीं है, और आरडीडी अगर कैंसिल होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखा देने का। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। असेट्स वर रीवैल्यूड, मशीनरी 22 हो गया, मोटर कार 9 हो गया, इन्वेस्टमेंट 8500 हो गया। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तो उसमें क्या अमाउंट आएगा तुमको उसका टेंशन नहीं लेना है। तुमको खाली ये देखना है कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, क्योंकि रीवैल्यूएशन में वो दिखाना पड़ता है। पहले मशीनरी देखो कितना था ऊपर, पहले 20 था, अभी 22 है, मतलब 2000 बढ़ गया। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय मशीनरी और फेयर में लिखना पड़ेगा, बिकॉज पीएनएल एडजस्टमेंट पूछा है। 2000 रुपीज, पहले ये समझा। दूसरा क्या था बच्चा? मोटर कार। मोटर कार पहले कितना था? 10, अभी 9, मतलब 1000 रुपए का। तो टू मोटर कार कितने का लॉस हुआ बेटा? 1000। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, पहले कितने का था बच्चा? पहले 9000 का था, अभी 8500, तो 500 रुपए का क्या हुआ? सो टू इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत है बच्चा? और समझ में आया? विद दिस कैन आई से अपने जो जो एडजस्टमेंट थे सब हो गए। कोई रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है बांटने के लिए? नहीं है। तो विद दिस कैन आई से हम लोग क्लोजिंग पे आ जाएंगे। अच्छा, क्लोज करते समय पहले पार्टनर को क्लोज करोगे या रिवैल्यूएशन, मतलब अपना पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि उसका प्रॉफिट लॉस भी तो उसको मिलेगा ना। तो पहले आपको क्लोज करना है पीएनएल एडजस्टमेंट को। बताओ कौन सा साइड ज्यादा है बच्चा? क्रेडिट में 3, यहाँ पे भी 3, जल्दी से बताओ। 3 में से 1500 गया, बचा गया कितना? और ये 1500 किसको मिलेगा? तीनों पार्टनर्स का नाम बताइए। सचिन, और रेशो के हिसाब से बांटो कितना कितना आ रहा है? 750, 500 और 250। इज इट क्लियर? अच्छा एक मिनट, फिलहाल जब तुम कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, बाकी पार्टनर्स का तो कैपिटल तुमने बनाया ही नहीं है, तो तुमको सिर्फ ध्यान किस पे देना है? गोपाल पे। तो गोपाल के क्रेडिट में बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आया था उसका? 250। समझा कि नहीं समझा भाई? आपने ऊपर जो हेडिंग दिया है ना, वही हेडिंग यहाँ पे आप कॉपी करो, आप रिवैल्यूएशन नहीं लिखोगे, ठीक है? देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो? पार्टनर को भी क्लोज कर लो, यानी कि गोपाल को डेबिट टोटल इज 0, क्रेडिट में कितना है बताइए? 7000। बैलेंस भी कहने से सेम बच जाएगा। एंड टेल मी बच्चा, क्वेश्चन में पेमेंट पेमेंट कुछ बोला है कि लोन में ट्रांसफर करने को बोला है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू गोपाल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बोलिए समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट?